वो सब कुछ हुआ जो शायद पहले कभी नहीं हुआ था। मिसाल के तौर पे आज तक कोई वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस किसी सिटिंग प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ पास नहीं हुआ, मंजूर नहीं हुआ, ना किसी प्राइम मिनिस्टर की छुट्टी कराई गई इस तरीके से। छुट्टियां और बहुत सारे तरीकों से होती रही हैं जो सियासी भी नहीं थी, आईनी भी नहीं थी, कानूनी भी नहीं थी, लेकिन ये जो है ये बाकायदा एक आईनी प्रोसेस के जरिए जो है वो चूंकि हुई है, इसलिए ये बहुत सिग्निफिकेंट है। लेकिन उसके जो पस मंज़र है उसके ऊपर गौर करना बहुत ज़रूरी है। देखिए, पीडीएम की तश्कील तो 1 साल पहले पाई थी और आसिफ जरदारी साहब उसके यानी रूहे रवां थे और उन्होंने 2 बड़ी मुतहारब पार्टियां जो पहले होती थी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज, उन दोनों को एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा किया और कर्टसी मौलाना फजल रहमान जो JUI के चीफ थे, 13 जमातें जो हैं वो एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठी हो गई। लेकिन पिछले साल के खात्मे से पहले पहले वो फिर बिखर गई थी, लेकिन फिर इस साल के आगाज में वो दोबारा इकट्ठी हुई, जिसका नतीजा ये निकला कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की तहरीक पेश हो गई। लेकिन इसके साथ साथ बहुत कुछ है जिसने सूरत हाल को बिगाड़ भी दिया और एक अजीबो गरीब किस्म का मंजरनामा हमारे सामने था। आपको याद होगा हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब जो थे उस वक्त के, उन्होंने मॉस्को का दौरा किया था, जिस दौरे के बारे में यकीनी तौर पे अमेरिकन खुश नहीं थे क्योंकि वो एक ऐसे वक्त में हो रहा था जब यूक्रेन की जंग जो है उसका आगाज होने वाला था। बल्कि इनफैक्ट जब हमारे प्राइम मिनिस्टर वहां थे उससे अगली सुबह यूक्रेन पे हमला कर दिया था रूस ने। तो इन हालात के पस मंजर से अगर आप देखें फिर आपको पता चलेगा कि एक साइफर का बयानिया बनाया जनाब इमरान खान साहब ने। आपको ये याद होगा कि पीडीएम जब तश्कील पाई थी 1 साल पहले, तब भी उनका जो एजेंडा था उसमें 2 चीजें शामिल थी कि हम पार्लियामेंट के अंदर और बाहर हर मुमकिन कोशिश करेंगे कि इमरान खान साहब की पीटीआई हुकूमत और इमरान खान से उनकी जान छूट जाए। उसके अंदर एक ऑप्शन ये भी था कि हम वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लेके आएंगे। लेकिन इमरान खान साहब ने अपने उस साफर बयानिए के से ये साबित करने की कोशिश की गई कि पहले साजिश तैयार हुई अमेरिका में और हवाला था वो जो हमारे सफीर थे असद मजीद साहब, उनकी मुलाकात जो वहाँ के डिप्टी सेक्रेटरी लेवल के बंदे से हुई थी जिसका नाम डोनाल्ड लू था। मुझे और मेरे साथ बहुत सारे वो लोग जो समझते हैं कि डिप्लोमेसी और डिप्लोमेटिक वर्ल्ड कैसे बिहेव करती है, उनको ये समझ आ गई थी कि अगर अमेरिका ने रिजीम चेंज करनी होती तो वो सफ़ीर को बुला के ये सब कुछ नहीं कहते कि वो अपनी हुकूमत को बता दे कि अमेरिका साजिश कर रहा है। तो ये एक बड़ा अजीबो गरीब किस्म का उन्होंने साइफर का बयानिया बनाया और 7 मार्च को गालबन जो उन्होंने पब्लिक रैली से एड्रेस किया इस्लामाबाद में, उसमें वो जेब से खत निकाल के लहराया था, अगर आपको याद हो। साइफर की तफसील हम बहुत सारे प्रोग्रामों में अपने नाज़रीन के साथ शेयर कर चुके हैं, लेकिन मुख्तसरन मैं ये बताऊं आपसे कि वो एक असेसमेंट होती है जिसे साइफर कहते हैं, जो किसी भी मुल्क में पाकिस्तान का सफ़ीर जो है वो अपनी वहाँ के ऑफिशियल से मुलाकात के बाद कोडेड ज़बान में भेजता है, जिसे फॉरेन ऑफिस में बैठ के डिकोड किया जाता है। वो डिकोड जब हुआ तो हमारे मुल्क के जो बड़े होनहार किस्म के साबका वज़ीर ख़ारजा हैं शाह महमूद कुरैशी साहब, उन्होंने फिर अपने दिमाग के लट्टू हिलाए और वो बिलाखिर वो साइफर का बयानिया जो है वो तश्कील पाया, क्योंकि वो सब कुछ उसमें नहीं था साइफर में, जिसको खान साहब ने बुनियाद बना के कहा कि मेरे खिलाफ अमेरिका ने साजिश तैयार की और उनका ख्याल ये था कि यहाँ की जो अस्करी क़यादत थी वो साजिश का हिस्सा बनी और उसके बाद अदम एतमाद जो है उनके खिलाफ लाया गया। ये बयानिया मुकम्मल तौर पर झूठ पर मबनी था, इसलिए कि उस दिन से 2 महीने पहले खुद खान साहब ने कहा कि मैं इंतजार कर रहा हूं, मेरे खिलाफ लेके आओ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, जो आप साजिशें कर रहे हैं जल्दी से लेके आए। याद है आपको? बिल्कुल तो याद फिर है। ये कहना कि अमेरिका के उस साइफर के बाद ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लाया गया, ये बिल्कुल गलत बात है। सही। अच्छा बुखारी साहब, यानी कट एंड शॉर्ट हम ये कहें कि ये बड़ी होनियों का साल रहा है, जिस तरह कि आपने कहा कि पहली दफा किसी वज़ीर आज़म के खिलाफ जो है वो तहरीक अदम एतमाद कामयाब हुई। फिर जिस तरीके से खान साहब ने एक बयानिया बनाया साइफर का, ये भी पहली दफा ही हुआ है कि इस तरीके से जी किसी प्राइम मिनिस्टर ने आके कहा कि अमेरिका ने साजिश करके मेरी हुकूमत का तख्ता जो है वो पलट दिया है। अच्छा, जब हम सियासत की बात कर रहे होते हैं ना बुखारी साहब, तो पंजाब हमेशा से हम कहते हैं कि बड़ा इंपॉर्टेंट रहा। पंजाब के लिए इन माई ओपिनियन ये साल कुछ अच्छा रहा नहीं।
हमने देखा कि जिस तरीके से वज़ीर आला की कुर्सी के साथ जो इस साल में होता रहा है और जितनी इनस्टेबल किस्म की सिचुएशन पंजाब में हमने देखी, इंस्टेबिलिटी देखी कि कोई वज़ीर आला आता रहा, कोई जाता रहा, जो आता रहा उसको पसंद नहीं किया गया। मतलब पंजाब में जो है वो बड़ी इंस्टेबिलिटी की सी सूरत हाल जो रही है, शायद इससे पहले जो है वो इस तरीके से इग्नोर या फिर पंजाब के साथ ये सलूक नहीं हुआ होगा। देखिए, गुजारिश ये है कि ये जो पंजाब का आपने बात की, यकीनी तौर पे ये साल पाकिस्तान के लिए बड़ा तबाहकुन रहा है। और अगर आपको याद हो कि एक बात कही जाती थी, वो जब जादू टोने की बात होती थी तो उसमें एक जुमला ये भी आता था कि इमरान खान साहब को ये बताया गया है कि अगर आपने बुज़दार को हटाया तो आप भी वज़ीर आज़म नहीं रहेंगे। तो सही वो मेरे ख्याल से कोई 90-95% तो बात ठीक थी और हुआ भी ऐसे ही, बिल्कुल आपने ठीक कहा। लेकिन आप ये देखिए कि खान साहब ने 4 साल तक अपनी जिद के तहत या अपने उस जो कहीं से उनको यानी दरफुंतनी तो मैं नहीं कहूंगा, जो उन्हें एक ख्याल आया था कि बुज़दार को कायम रखना चाहिए ताकि मेरी वज़ारत उज़्मा कायम रहे, उन्होंने अपनी पार्टी के अंदर तफरीक पैदा की। चूंकि उनकी पार्टी के जो स्टॉलवर्ट्स लोग थे वो उनको आके बताते थे कि उनकी हुकूमत में ना गवर्नेंस हो रही है, करप्शन रैम्पेंट है। आपको याद होगा कि जब इलेक्शन जीते थे 2018 का, तो बहुत सारे स्टॉलवर्ट्स पीटीआई के जो है वो उम्मीदवार थे चीफ मिनिस्टर की पोजीशन के। शाह महमूद कुरैशी साहब उम्मीदवार थे, अलीम खान उम्मीदवार थे, चौधरी परवेज लाई उम्मीदवार थे, एज एन एलाई चौधरी सरवर उम्मीदवार थे। तो उन सब को एक तरफ फेंक के या एक तरफ करके बुज़दार साहब को उन्होंने चीफ मिनिस्टर बनाया था। ये मेरे ख्याल में सबसे बड़ा सरप्राइज था जो मिला था हमें, बुज़दार साहब की शक्ल में कोई इमेजिन भी नहीं कर सकता था कि बुज़दार साहब चीफ मिनिस्टर पंजाब आ जाएंगे। सही बात है। और ये फिर चूंकि ये बड़े ही मिस्टीरियस हालात में उनका तकर्रुर हुआ था, लिहाजा उससे ज्यादा मिस्टीरियस हालात में उनकी रवानगी हुई है। उनकी रवानगी के बाद फिर पंजाब की जो कश्ती है वो बाकायदा हचकोले खा रही है। कभी इसके ऊपर हमजा शहबाज शरीफ साहब बन जाते हैं चीफ मिनिस्टर, कभी फिर अदालत जो है परवेज इलाही साहब को बना देती है, और अब फिर ये खतरे से दो चार है। हाँ। इसी साल में ना सही लेकिन अगले साल के अवाइल में ही कुछ ना कुछ पंजाब में होने वाला है। तो पंजाब के एतबार से तो ये सूरत हाल बहुत खौफनाक है। पंजाब का फैसला नहीं होने को दे रहा, मतलब इस साल तो यानी पंजाब का कोई फैसला नहीं हो सका, तो फिर अगले साल से उम्मीद रखी जाए कि कोई अच्छा फैसला हो जाएगा पंजाब के हवाले से। वो इसके बारे में मैं सिर्फ एक ही अर्ज करूंगा, वो शायर का जुमला है कि दिल का जाना ठहर गया है बस, सुबह गया के शाम गया। हुकूमत ने पंजाब की जाना तो है, वो कल जाती है, अगले हफ्ते जाती है, उससे अगले हफ्ते जाती है, वो तो हम देखेंगे। और एक और बात जिसका जिक्र बहुत जरूरी है वो है कि इसी साल ने ऑडियो वीडियो लीक्स का जो सीजन देखा है उसने भी सियासत को भी हिला के रख दिया, उसने ईवान इक़्तिदार को भी हिला के रख दिया है। ये बिदत जो है ये शुरू की थी पीटीआई के मीडिया हैंडलर्स ने। हाँ। कोई इसके बारे में इबाम नहीं है, कोई मुझे कंट्राडिक्शन का यानी खदशा नहीं है। और उस वक्त जब ये शुरू की गई थी तो मैंने ये कहा था कि ये जिस चीज का आगाज आप पाकिस्तान की सियासत में कर रहे हैं इसका अंजाम बहुत बुरा होगा और इसका नुकसान आपको भी उठाना पड़ेगा। तो आपने देखा कि इस साल के शुरू से अब तक जितनी भी वीडियो ऑडियो लीक्स आई हैं वो प्राइम मिनिस्टर के लिए भी बहुत एम्बैरेसिंग है, पीटीआई के लिए भी एम्बैरेसिंग है, एंड ओवरऑल पाकिस्तान के मुआशरे के लिए बहुत भी अगर इसको कहा जाए तो गलत नहीं होगा। भाई साहब टाइम कम है और चीजें बहुत ज्यादा है। खान साहब के ऊपर हमला भी, आखिरी बात, आखिरी जुमला अर्ज कर दूं मैं, अगर भी चाहूंगी कि आप बात करें, और फिर कुछ और अहम इवेंट्स भी हुए हैं। देखिए, गुजारिश ये है कि एक तो ये ऑडियो वीडियो लीक्स के हवाले से मैं जरूर कहना चाहूंगा कि इमरान खान साहब ने कल और परसों अपने इंटरव्यूज में 2 बार ये बात दोहराई है कि किसी के कुरान की आयत है उसके मुताबिक किसी के ऐबों पर पर्दा डालना चाहिए, अगर उसको अयां किया जाए तो बड़ा गैर इस्लामी फेल है। लेकिन उन्होंने ये फरमाना मुनासिब नहीं फरमाया कि इन वीडियोस के अंदर ऐब करने वाले जो लोग हैं उनके बारे में भी इस्लाम ने कुछ फरमाया है कि नहीं फरमाया है।